Good morning, dear students. I am Shivan Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have discussed about few of the topic of the particular chapter named as French Revolution. A few basic things of this chapter we have already discussed about that the France was divided into the three societies or three states. Under this particular three states, only one state is responsible for paying the tax. Rest two states was getting privileged by birth. So this was a major reason of the French Revolution, that there was no equality among the society. Only the few portion of the people or only the few persons was paying the tax and rest was getting advantages from that. Okay? So this was the major reason of that. Now we'll discuss today in this modules we will discuss about what the king did. Generally what the king basically do to make administrative system smooth. The king basically do a lot of tasks. So here we will discuss about one by one. देखिए first है appointed the intendant, the pretendant who governed a French 30 district. 30 डिस्ट्रिक्ट का एक पिटी टेनियंट एक अपॉइंट किया जाता था और जिसका काम होता था कि वो 30 डिस्ट्रिक्ट्स को गवर्न करता था। उन 30 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी थर्ड स्टेट्स के सोसाइटी के लोग होते थे उन पर्टिकुलर लोगों से वो टैक्स का रिकवरी भी करता था। अपॉइंटमेंट द पीपल हु वुड कलेक्ट हिज टैक्सेस एंड कैरी आउट हिज लॉस। ऐसे लोगों को भी अपॉइंट करता था जो अलग अलग और प्लेस टू प्लेस जाते थे और जाने के बाद वो टैक्स का कलेक्शन करते थे। और इसके साथ साथ वो एक काम और भी करते थे, वो ये करते थे कि उन टैक्सेस को कैरी आउट भी करते थे। नेक्स्ट है कंट्रोल जस्टिस बाय अपॉइंटिंग जज। एक अलग जुडिशियल सिस्टम बनाया जाता था, तो जज को वो अपॉइंट करता था और जिसका काम था कि जितना भी जजमेंट होता था वो एक उसका पूरा ज्यूरी पैटर्न था जिसके बेसिस पे वो सारे जजमेंट करता था। ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टेड द मिलिट्री का कलेक्शन कंट्रोल करना, सॉरी कलेक्टेड नहीं है, कंट्रोल्ड द मिलिट्री को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से किंग जो था वो कंट्रोल करता था। इसके बाद कुड इम्प्रिजन एनीवन एट एनी टाइम फॉर द रीज़न ऑफ ब्लैक वारंट ऑफ अरेस्ट वर कॉल्ड अ लेटर डे कैचेट। देखिए ये फ्रेंच वर्ड है लेटर डे कैचेट। उसमें क्या था, किसी को भी ब्लैक वारंट देके और उसको अरेस्ट किसी भी टाइम पे किया जाता था। लेव्ड ऑल द टैक्स एंड डिसाइड हाउ टू स्पेंड द मनी। सारे के सारे टैक्स को वो कलेक्ट करके अपने पास फिर ये डिसाइड करता था, इकट्ठा करता था, उसके बाद ये डिसाइड करता था कि उस मनी को कहाँ खर्च करना है। मेड ऑल लॉस, सारे के सारे कानून बनाने का काम वहाँ के राजा का था, यानी एब्सोल्यूट मोनार्च था। मेड डिसीजन रिगार्डिंग वॉर एंड पीस। वॉर और पीस से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते थे वो सारे के सारे किंग करता था। तो हमने देखा कि किंग जो है वो मोस्ट ऑफ द वर्क कर रहा है, या उसने अपने सुपरविज़न में कमिटीज़ बनाई हैं जिनका काम है वो सारे के सारे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। भाई जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या होगा, एग्जांपल के आप मान सकते हैं लॉ मेकिंग हो गया है ना, रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, जजमेंट करना हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि उसने ज्यूरी सिस्टम या एक पूरा कमेटी तो बनाई है, बट ऑल दिस कमेटी वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ मोनार्च, यानी राजा के कंट्रोल में सारी की सारी कमेटी वर्क करती थी। देखिए एक बड़ी सी प्रॉब्लम होती है कहीं भी किसी भी किंग या किंगशिप का डाउनफॉल उसकी इकोनॉमिक रीज़न की वजह से होता है जनरली। ठीक है। तो यहाँ भी वही सिचुएशन थी कि इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द ओल्ड रिजाइम, जो पहले रिजाइम था यानी लुइस फिलिपी का जो बॉर्बन फैमिली थी उसके रोल रिजाइम में क्या इकोनॉमिक जनरली कंडीशन थी, दैट वी विल डिस्कस हियर। फ्रेंच इकॉनमी वॉज बेस्ड प्रिमरली ऑन एग्रीकल्चर। देखिए वैसे भी 18th सेंचुरी के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन की जनरल शुरुआत ही हुई थी, तो एग्रीकल्चर के अलावा वहाँ पर बेसिकली और कोई जनरल वर्क नहीं था। पीजेंट फार्मर ऑफ अ फ्रांस बोअर द बर्डन ऑफ अ टैक्सेशन। मैंने आपको बताया था कि फार्मर्स, पीजेंट, आर्टिशियंस, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन, ये सारे थर्ड स्टेट्स की सोसाइटी की कैटेगरी में जाते थे और इन सब का काम होता था टैक्स को पे करना। तो यहाँ आप देखेंगे कि केवल एक ही सोसाइटी है जो टैक्स को पे कर रही है और इकोनॉमी का सोर्स ऑफ इनकम टैक्स ही होता है। और टैक्स कहाँ से आ रहा है, ओनली फ्रॉम द थर्ड स्टेट सोसाइटी। ठीक है। पुअर हार्वेस्ट meant that the peasants had trouble paying their regular taxes।
ऑब्वियसली देखिए टैक्सेस विल बी पेड बाय द पीजेंट्स ओनली, पीजेंट्स, आर्टिशन और अदर्स। अगर हार्वेस्ट नहीं हुई यानी प्रॉपर तरीके से फसल नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतने हाई लेवल की हाई यील्ड सीड्स नहीं हुआ करती थी, है ना, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम नहीं था, ट्यूबवेल्स नहीं थे, मोस्टली नेचर पे डिपेंड थी हार्वेस्टिंग। तो अगर किसी ईयर अगर हार्वेस्टिंग डाउन हुई या प्रॉब्लम्स हुई तो उसके बावजूद जो टैक्स देना था, इट वाज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड टास्क फॉर द पीजेंट टू कम ओवर फ्रॉम द टैक्सेस, यानी टैक्सेस से वो कैसे ओवरकम करें, दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एट दैट टाइम। ठीक है, सर्टनली कुड नॉट अफोर्ड टू हैव देयर टैक्स रेस्ड। अब पहली चीज़ थी कि जो उनका प्रीवियस टैक्स था वही उनको पे नहीं कर मिल रहा था, क्योंकि हार्वेस्ट बार बार फेलियर हो जाती थी, जिसकी वजह से उनकी इनकम बिल्कुल श्रिंक हो जाती थी। इतनी इनकम आ जाती थी कि वो सबसिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन में आ जाते थे। और उसके बावजूद अगर टैक्स बढ़ाया जाएगा तो यू कैडंट अंडरस्टैंड द सिचुएशन विल बी व्हाट, यानी क्या सिचुएशन होगी। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का केवल एक ही सोर्स था, वो था टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट को, सरकार को पैसा केवल टैक्स से मिलेगा। ठीक है, Vojacias often managed the gather's wealth and what were upset they paid tax while nobles did not। ठीक है, यानी बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनकी ज़मीनें थी, जमींदार थे, लेकिन वो नोबिलिटीज़ के ग्रुप में जाते थे और वो टैक्स को पे नहीं करते थे। तो दिस वाज इकोनॉमिक सिचुएशंस ड्यूरिंग ओल्ड रिजाइम, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की सिचुएशन हम लोग ने अभी डिस्कस कर ली। अब हम अगर उस चीज़ को डिटेल में जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि फ्रांस की इकोनॉमिक सिचुएशन स्टार्टिंग से ही प्रॉपर नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर जो ओल्ड रिजेमिक सिस्टम स्टैब्लिश किया गया था उस सिस्टम में बहुत सारे फॉल्ट थे, और उन फॉल्ट की वजह से फ्रांस को एक ब्रॉड लेवल पे रेवोल्यूशन झेलना पड़ा था। एक लंबे समय तक पॉपुलेशन उस बर्डन को झेलती रही, लेकिन जब ये सिचुएशन आ गई डू और डाई वाली, तब लोग गैदर होना शुरू हुए, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, अपने क्लब्स बनाए, अपने ग्रुप्स बनाए और ओल्ड रिजाइम यानी किंग के अगेंस्ट रेवोल्यूशन कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब ऑब्वियसली नो सिचुएशन वाज देयर, कि ऐसी कोई सिचुएशन बची ही नहीं थी जिससे वो कुछ कर पाएँ। तो एक वर्ड सिचुएशन में वहाँ के पीजेंट्स यानी थर्ड स्टेट सोसाइटी के लोग पहुँच गए थे। अच्छा, इसके साथ साथ वो ये देखते थे कि हम इनको टैक्स पे कर रहे हैं और ये फ्लरिश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग पूरी तरीक़ों से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो इस बात की वजह से भी वहाँ पर एक प्रॉब्लम्स जैसी सिचुएशन जनरली बन गई थी। ठीक है, ओके। तो जनरली हम लोग ने आज जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि कैसे वहाँ का जो किंग था वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाता था, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट मोनार्च के नाम से भी जानते हैं, और क्या क्या इकोनॉमिक कंडीशंस रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, ये हम लोग ने आज डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बैंकरप्सी या बैंकरप्शंस ऑफ फ्रांस, कि कैसे फ्रांस की सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हुई और फ्रांस बैंकरप्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच।